हेलो दोस्तों, मैं दिनेश पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के दूसरे चैप्टर जिसमें हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे जिसमें आपको 2 वीडियो मिला है और ये 2 वीडियो में आपको संपूर्ण हर्यक वंश के बारे में जानकारी मिल चुका है। यकीन मानिए कि आपको हर्यक वंश जो पढ़ाया गया है और इतने डिटेल में पढ़ाया गया है कि आपको अगर वहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब वहाँ से मिल सकता है। आपको कहीं और कोई किताब में ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं वो टोटली आपको इतना डीप पढ़ा रहे हैं कि आपको अगर आप हमारे नोट्स को बनाते हैं तो आपको कोई भी किताब, कोई भी कॉपी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमारा नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम शिशुनाग ही था। ठीक है, क्या नाम था? शिशुनाग। इसने अपने नाम पे ही एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग जो था वो सेनापति था। ठीक है, नए राजवंश की स्थापना करने से पहले यह क्या था? सेनापति था। किसका? तो यह सेनापति था नागदशक का। ठीक है, और नागदशक कौन था? यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, शिशुनाग कौन था? वह सेनापति था। किसका? नागदशक का। और नागदशक कौन था? यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जब शिशुनाग मगध के राजगद्दी पर बैठता है तो इसके साथ भी बहुत चुनौती देखने को मिलता है। कैसे हुआ ये कि शिशुनाग जो सेनापति था वह नागदशक की हत्या करता है, तो मगध के साम्राज्य में जो हलचल मचता है वो तो मचता ही है, इसके अलावा अन्य मगध में सम्मिलित राज्य जो थे उसमें भी हलचल हमको देखने को मिलता है कि सेनापति होकर के राजा की हत्या और स्वयं राजगद्दी पर बैठना ये किसी को मान्य नहीं था। इसलिए बहुत ऐसे राज्य हुए जो मगध में सम्मिलित थे, उसमें अपने आप में मगध के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो जाता है। ठीक है, उसी समय एक वैशाली नामक का जो महाजनपद था, कौन सा? वैशाली। ठीक है, वैशाली, जिस पे किसने विजय प्राप्त की थी? अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु जो था वह षड्यंत्र करके वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। और वैशाली जो था वो अपने आप में एक शक्तिशाली साम्राज्य, साथ साथ में विस्तृत भी था। तो जब वैशाली साम्राज्य को पता चला या वैशाली महाजनपद को पता चला कि शिशुनाग जो है, जो वहाँ का सेनापति है मगध साम्राज्य का, उसने अपनी राजा की हत्या कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ चुका है, तो वैशाली में जो है वो विद्रोह चालू हो गया। ठीक है, तो विद्रोह जब चालू हुआ तो शिशुनाग जो है वह इस विद्रोह को शांत नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो विद्रोह को शांत करने के लिए सीधा सीधा नियंत्रण उस पर रखना बहुत जरूरी था। अगर हम किसी चीज को देखें, अगर विद्रोह हो रहा है किसी जगह पे, तो वहां जब डायरेक्ट राजा का नियंत्रण हो तभी उस जगह पे हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो जो शिशुनाग था उसने देखा कि जब हम राजगद्दी पर बैठे हैं तो वैशाली जो हमारा मगध का साम्राज्य में सम्मिलित किया था, उस वैशाली में विद्रोह चालू हो चुका है। इस विद्रोह को दबाने के लिए
शिशुनाग ने एक अहम कदम उठाया, और वो कदम क्या था कि मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा जो थी उसको हटा करके इसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया, ठीक है, जिससे कि सीधा सीधी नियंत्रण जो है शिशुनाग किस पे करने लगा, वैशाली पे करने लगा, ठीक है। तो जब वह वैशाली को अपना राजधानी बनाया तो हुआ क्या कि नियंत्रण इसका वैशाली पे हो गया, और वैशाली में जो विद्रोह हो रहा था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा, ठीक है। तो आपको शिशुनाग के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये याद रखना है कि शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो शिशुनाग ने किया था, और उसने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग की स्थापना की थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वैशाली बनाई थी। रीजन क्या था कि शिशुनाग जब राजगद्दी पर बैठता है तो वैशाली में आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसको नियंत्रण करने के लिए शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा जो मगध की राजधानी थी उसको हटा करके वैशाली अपनी राजधानी घोषित की, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, किसके बारे में, शिशुनाग के बारे में, ठीक है। शिशुनाग वंश जो है ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको एक टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिशुनाग का पूरा सिनेरियो था, इसके अलावे हमको शिशुनाग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब शिशुनाग का शासनकाल खत्म होता है तो इसका एक पुत्र रहता है, उसका नाम है कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, ठीक। कालाशोक जब राजगद्दी पर बैठता है, जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो वह उत्तराधिकारी के रूप में कालाशोक को राजगद्दी पर बैठाता है, और कालाशोक जब शासन को शुरू करता है तो उसने अपने शासनकाल में क्या करता है, जो वैशाली राजधानी थी उसको, वैशाली को हटा करके वह पुनः मगध की राजधानी किसको बना दिया, पाटलिपुत्रा को बना दिया, ठीक है। पाटलिपुत्रा को उसने दोबारा राजधानी बना देता है। जब विद्रोह वैशाली में समाप्त हो जाता है तो कालाशोक क्या करता है, वैशाली को राजधानी पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित कर देता है, मतलब वैशाली को हटा देता है और मगध की राजधानी पुनः जो है वो पाटलिपुत्रा को बना देता है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट काम था कालाशोक का। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, जब ये राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी उसका 100 वर्ष पूरा हो जाता है, ठीक है। कितने वर्ष पूरा हो जाता है, 100 वर्ष। मरे कब थे, 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 100 वर्ष जब बीता तो कितना आ गया, 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब जब 383 ईस्वी पूर्व जब गौतम बुद्ध के मृत्यु का 100 वर्ष पूरा हो जाता है तो इसने 100 वर्ष पूरे होने के कारण यह जो है बौद्ध संगति करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है, बौद्ध संगति, ठीक है। कितने नंबर का, दूसरी। पहला बौद्ध संगति किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। दूसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हो रहा है, कालाशोक के शासनकाल में। कब करवाया, मृत्यु के ठीक 100 वर्ष पश्चात, ठीक है। 100 वर्ष जैसे ही बीता उस समय शासनकाल किसका था, कालाशोक का, इसलिए उसने अपने शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कहाँ किया गया था, वैशाली, ठीक है। कहाँ किया गया था, वैशाली में, ठीक है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको रखा गया था, सुबकमीर, ठीक है। अध्यक्ष का नाम क्या था, सुबकमीर, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या,
कि कालाशोक जो था वह मगध की राजधानी वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्रा को बनाया। दूसरा टॉपिक, इसके शासन काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, जिस वजह से 383 ईस्वी पूर्व में इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सुबकमिर। ठीक है, तो ये हमें कालाशोक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब सुबकमिर का शासन काल पूरा हो जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या किस वजह से होती है? तो रीजन ये कहा जाता है कि कालाशोक जो है वो अपने राजधानी यानी कि पाटलिपुत्रा का, ठीक है, क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे। कौन? कालाशोक। कालाशोक जब पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाता है तो वह पाटलिपुत्रा में घूमने के लिए जाता है या सैर करने के लिए जाता है। तो सैर करने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति, ठीक है, कौन? अज्ञात व्यक्ति जो है वह चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो इस तरह कालाशोक की मृत्यु हो जाती है, इसका शासनकाल समाप्त। अब उत्तराधिकारी के रूप में कौन आएगा? तो कालाशोक के 10 पुत्र थे। ठीक है, कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। इन 10 पुत्रों के द्वारा शिशुनाग वंश का संचालन 22 वर्षों तक हुआ। ठीक है, 10 पुत्रों का संचालन जो है, 10 पुत्र जो थे उन्होंने शिशुनाग वंश को 22 वर्षों तक चलाया। ठीक है, अंततः शिशुनाग वंश का अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, अंतिम शासक के रूप में शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। ठीक है, इस नंदीवर्धन का एक सेनापति था जिसका नाम है महापद्मानंद। ठीक है, सेनापति कौन था? तो महापद्मानंद। ठीक है, अंतिम शासक नंदीवर्धन जो अयोग्य था, लेकिन उसका सेनापति कौन था? महापद्मानंद। तो महापद्मानंद जो है वो इसका फायदा उठाता है अयोग्य शासक का और वह नंदीवर्धन की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद क्या करता है महापद्मानंद? स्वयं को राजा घोषित कर देता है। और स्वयं को जब राजा घोषित करता है तो एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिस राजवंश का नाम है नंद वंश। ठीक है, कौन से राजवंश की स्थापना करता है? नंद वंश की। ठीक है, तो इस तरह शिशुनाग वंश जो है वो ज्यादा दिन तक इसका संचालन नहीं होता है और तुरंत ही यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको क्या बताया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। शिशुनाग कौन था? तो सेनापति था किसका? नागदशक का, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग जब राजगद्दी पर बैठता है तो राजगद्दी पर बैठने के दौरान वैशाली नामक राज्य में आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाती है, जिसको समाप्त करने के लिए शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली बनाई, जिससे कि शिशुनाग का सीधा नियंत्रण वैशाली पे हो गया और कुछ समय पश्चात वैशाली का विद्रोह, आंतरिक विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, जब विद्रोह समाप्त हुआ और शिशुनाग की मृत्यु हुई तो शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी के रूप में कालाशोक को जाना जाने लगा। ठीक है, कालाशोक जो है वह पुनः
मगध की राजधानी वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्रा को बनाया। ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या याद रखना है कालाशोक के बारे में कि कालाशोक जब राजगद्दी पर बैठता है तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का 100 वर्ष पूरा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष के रूप में सबक मीर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कालाशोक जब राजधानी परिवर्तन करता है तो राजधानी या पाटलिपुत्रा की सौंदर्य को देखने के लिए वह सैर पे निकलता है। ठीक है, सैर पे निकलने के दौरान रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति उसको चाकू मार करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश का जो राजगद्दी था वह खाली हो जाता है, जिसके कारण शिशुनाग के 10 पुत्र, जिसने 22 वर्षों तक शिशुनाग वंश का शासन चलाया। 22 वर्षों तक शासन चलाने के बाद अंतिम शासक के रूप में हम नंदीवर्धन को जानते हैं। और नंदीवर्धन जो था वह एक अयोग्य शासक था, जिसका सेनापति महापद्मानंद था। और महापद्मानंद ने अपने शासक या राजा की हत्या कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था नंद वंश। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस चैप्टर में आपको इससे कहीं भी बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज आपका शिशुनाग वंश खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को डिसलाइक भी करें। और रीज़न कम से कम ये बता दीजिएगा कि आप किस रीज़न से हमारे वीडियो को डिसलाइक किए हैं, ताकि हम अगले वीडियो में वह गलती दोबारा ना करें। तो चलिए, आपसे अनुमति चाहते हैं और अगले वीडियो में फिर हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक एनर्जेटिक तरीके से पढ़वाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।